राजस्थान प्रदेश के सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, साहित्य क्लासेस के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य, और हिंदी साहित्य का आज हम पढ़ेंगे 12वां लेसन नरेश मेहता। नरेश मेहता जिसका साहित्यिक परिचय पढ़ेंगे, व्याख्या पढ़ेंगे, प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे। इसकी 3 कविताएं हैं, किरण धेनवे, विडंबना और एक बोझ। ये तीनों कविताएं किरण धेनवे, विडंबना और एक बोझ, इन तीनों कविताओं को पढ़ेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, वैसे हम हिंदी साहित्य का पद्य भाग, जिसमें सिर्फ और सिर्फ कुछ 2-3 पार्ट जो है वो पीछे रह गए हैं, वो बाद में अपलोड होंगे। नरेश मेहता पिछले सत्र में अपलोड नहीं किया गया था और ये परीक्षा के हिसाब से मोस्ट भी है, इसलिए नरेश मेहता को पहले अपलोड कर दिया जाए ताकि आप समय पर इसका 2-3 बार अध्ययन करके और रिवीजन भी कर सकें। इसके लिए सबसे पहले हम इसकी साहित्यिक परिचय, व्याख्या, प्रश्नोत्तर ये पढ़ेंगे। अपने इस चैनल से मैं सभी विद्यार्थियों से एक बार और पुनः कहना चाहूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि जब भी लेसन अपलोड होता है आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप उस लेसन को अच्छी तरह से पढ़ सकें। विद्यार्थियों, लेसन को पढ़ने के लिए जितने भी लेसन है, उन लेसन्स को पढ़ने के लिए आप अपने मोबाइल की स्क्रीन को इस प्रकार लैंडस्केप में करके पढ़ेंगे, ताकि अक्षर अच्छे दिखाई दें, बड़े दिखाई दें, आंखों पर जोर नहीं पड़े और आप सरलता से अपना अधिगम कर सकें। तो आइए देखते हैं नरेश मेहता के साहित्यिक परिचय में क्या कुछ खास है, यानी उनका जो परिचय है वो हमारे लिए कितना प्रेरणास्पद है। इनके जीवन में इन्होंने अपना जो जीवन साहित्य के क्षेत्र में यहाँ तक वो कैसे आए, कैसे पहुंचे, फिर उन्होंने जो काव्य रचनाएं की, उन काव्य रचनाओं के माध्यम से हमें क्या संदेश देना चाहा है। 1922 से लेकर के 2000 ईस्वी तक उनका साथ रहा हमारे इस भारतवर्ष में, और उन्होंने हमारी इस हिंदी को अपने लेखनी से वो संपोषित करते रहे। तो आज हम उनका परिचय पढ़ेंगे। बहुत ही सुंदर और यूं कह सकते हैं कि नई कविता के वो एक सशक्त हस्ताक्षर हैं। नई कविता जिनके एक सशक्त हस्ताक्षर है। 1940 के बाद में जो कविताएं शुरू हुई थी, यानी अज्ञेयवादी जो कविताएं थी, उन अज्ञेयवादी कविताओं में एक सशक्त हस्ताक्षर हैं। तो आइए पढ़ते हैं इनका परिचय। देखिए, इनका साहित्यिक परिचय सबसे पहले। नई कविता के सशक्त हस्ताक्षर, भारत छोड़ो आंदोलन में अहम किरदार। नरेश मेहता का जन्म 15 फरवरी 1922 ईस्वी को शाजापुर मध्य प्रदेश में हुआ। शाजापुर मध्य प्रदेश में हुआ। माधव कॉलेज उज्जैन में स्नातक की शिक्षा प्राप्त कर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, माधव कॉलेज उज्जैन में स्नातक की शिक्षा प्राप्त कर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से हिंदी विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की। 1942 ईस्वी में जो देशव्यापी भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, उसमें सक्रिय भूमिका निभाई। आकाशवाणी केंद्र इलाहाबाद में कार्यक्रम अधिकारी के पद को सुशोभित किया। दूसरे तार सप्तक 1951, दूसरा तार सप्तक कब हुआ था? 1951। प्रथम तार सप्तक जिनको 1943 माना जाता है, दूसरा 51 में हुआ, फिर 59 में हुआ। इस प्रकार दूसरे तार सप्तक के प्रतिष्ठित कवि के रूप में प्रसिद्ध मेहता जी ने काव्य में नए नए प्रयोग किए। उन्होंने प्रबंध और मुक्तक दोनों प्रकार की कविताएं लिखी। देश प्रेम, प्रकृति, पौराणिक संदर्भ, समकालीन सामाजिक समस्याएं आदि को मेहता जी ने नई कविता के विषय बनाकर उनको प्रौढ़ता प्रदान की। नरेश मेहता एक ऐसे कवि रहे हैं जिन्होंने अपनी कविता को सदैव मतवादी संकीर्णता से कोसों दूर रखा है। मतवादी संकीर्णता अर्थात इन्होंने किसी विशेष मत का, किसी रूढ़ी का उन्होंने पक्ष नहीं लिया है। तटस्थ होकर के उन्होंने अपनी काव्य रचना लिखी है। यही कारण है कि इनकी कविताएं आधुनिक होते हुए भी आधुनिकता का ढिंडोरा नहीं पीटती है। मेहता जी ने साहित्यिक पत्रिका कृति का संपादन किया था। इनकी कविताएं सरलता और सरसता लिए हुए होती है। सरल सीधे बिंबों का प्रयोग तथा मानवीकरण, उपमा और रूपक और उत्प्रेक्ष अलंकारों की छटा इनके काव्य में दर्शनीय है। रागात्मकता, संवेदना और उदात्तता आदि सर्जना के मूल तत्वों का प्रयोग इनकी कविताओं की मुख्य विशेषता है। इनकी कविताओं में
संस्कृत निष्ठ भाषा का प्रयोग यथास्थान मिलता है। इंदौर से प्रकाशित होने वाले दैनिक चौथा संसार का संपादन भी नरेश मेहता द्वारा किया गया। एक दैनिक पत्रिका थी इंदौर से प्रकाशित होती जिसका नाम था चौथा संसार, उनका संपादन भी किया और साहित्य अकादमी द्वारा इन्हें 1988 में पुरस्कृत किया गया। 1988 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। 1992 में इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी नवाजा गया था। यह था इनका साहित्यिक परिचय। साहित्यिक परिचय के बाद इनकी रचनाएं आती है कि इन्होंने कौन कौन सी रचनाएं हैं वो लिखी थी। रचनाओं में देखिए प्रिय विद्यार्थियों, वैसे आप अपने जो भी अपने विचार होते हैं वो 9610208295 पर भेज सकते हैं। नरेश मेहता के प्रमुख 4 काव्य संग्रह है, चैत्य, प्रभात पर्व, अरण्य और पुरुष। अन्य रचनाओं में देखिए पाखी सुनो, बोलने दो चीड़ को, संशय की एक रात, मेरा समर्पित एकांत, महाप्रस्थान, उत्सवा, तुम मेरा मौन हो, शबरी, ये इनकी अन्य रचनाएं थी। उपन्यास भी इन्होंने लिखे थे। यह पथबंधु था, धूमकेतु एक श्रुति, नदी यशस्वी है, 2 एकांत, प्रथम फागुन, डूबते मस्तूल, उत्तर कथा। ये इनकी अन्य रचनाएं थी, साहित्यिक रचनाएं थी। इनके अतिरिक्त 2 कहानी संग्रह और 2 एकांकी संग्रह भी प्रकाशित हुए हैं। हिंदी साहित्य को ऊंचाइयां प्रदान करने वाले भारतवर्ष के महान कवि नरेश मेहता ने सन 2000 में यहां से स्वर्गारोहण किया, अर्थात उनका देहांत हो गया था। तो इतने लंबे समय तक रहने वाले ये महान कवि थे। 1922 में जन्म लिया और 2000 ईस्वी में इन्होंने अंतिम सांस ली। तो ये एक इसका था साहित्यिक परिचय। अब इनकी हम अलग अलग कविताएं पढ़ते हैं। देखिए इनकी 3 कविताएं हैं जैसे अपन ने देखी थी। कौन कौन सी थी 3? किरण धेनुए, विडंबना, एक बौद्ध। तो सबसे पहले किरण धेनुए है। किरण धेनुए में देखिए, इस कविता में देखिए थोड़ा सा पहले इसका वाचन कर लेते हैं। वाचन बहुत जरूरी होता है। उद्याचल से धेनुए हाँक ला रहा वे प्रभात का ग्वाला। उद्याचल से किरण धेनुए हाँक ला रहा प्रभात का ग्वाला, पूंछ उठाए, यहां पर 6 है ये, पूंछ उठाए चली आ रही क्षितिज जंगलों से टोली, दिखा रहे पथ इस भूमा का, सारस सुना बोली, गिरता जाता फेर मुखों से नभ में बादल बन तिरता, किरण धेनुओं का समूह ये आया अंधकार चरता चरता, नभ की आम्र छा में बैठा बजा रहा बंशी मतवाला, ग्वालिनशीले दूब मधुर वसुधा हंस हंस कर गले मिली, चमका अपने स्वर्ण सींग वे अब सेलों से उतर चली, बरसा रहा आलोक दूध है खेतों खलियानों में, जीवन की नव किरण फूटती मकई के धानों में, सरिताओं में सोम दू रहा वह अहीर मतवाला। कितनी अच्छी कविता है। देखिए अब हम इनकी जो व्याख्या है वो करते हैं। इसकी व्याख्या करने के लिए सबसे पहले हम प्रसंग लिखेंगे और प्रसंग में हम लिखेंगे कि प्रस्तुत काव्यांश नरेश मेहता द्वारा विरचित किरण धेनुए शीर्षक कविता से उद्धृत है और इस कविता में कवि ने सूर्य की प्रातःकालीन किरणों को गायों की तरह अंधकार रूपी घास को चरने वाली बता करके और किरणों का मानवीकरण किया है। कवि हमें प्रकृति से जोड़ करके और प्रकृति के सौंदर्य का रसोद्घाटन करते प्रतीत होते हैं। व्याख्या हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? कवि वर्णन करते हुए कहता है, कवि नरेश मेहता वर्णन करते हुए कहते हैं कि प्रातःकाल होने पर पूर्व दिशा के पर्वत से उदयाचल से किरण धेनुए हाँक ला रहा वह प्रभात का ग्वाला, अर्थात प्रातःकाल होने पर पूर्व दिशा के पर्वत से सूर्य की प्रकाश युक्त किरण रूपी गायें जो है वो आगे बढ़ रही है और उन्हें प्रभात रूपी ग्वाला हाँक देकर ला रहा है, अर्थात उन्हें इस पृथ्वी की तरफ ला रहा है। तो इस प्रभात को क्या बताया इन्होंने? वह प्रभात का ग्वाला, अर्थात इसका मानवीकरण किया गया है। मानवीकरण अलंकार इसमें है। प्रभात का ग्वाला
वे किरण रूपी गायें अपनी पूंछ उठाए चली आ रही क्षितिज जंगलों से टोली। किरण रूपी गायें अपनी पूंछ उठाए आगे आगे चली आ रही है और दिखा रहे क्षितिज जंगलों की टोली। उनके झुंड आकाश एवं पृथ्वी के मध्य भाग रूपी जो जंगल है उनकी तरफ निरंतर बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। क्षितिज का अर्थ होता है पृथ्वी और सूर्य, यानी जहां पर जो मिलन का जो क्षेत्र होता है उसे क्षितिज कहा जाता है। आगे बढ़ते हुए विचरण कर रहे हैं। आगे कह रहा है, दिखा रहे पथ इस भूमा का सारस सुना सुना कर बोली। जब सूर्योदय अर्थात प्रभात होता है तो सारस पक्षी धरती पर आगे बढ़ने पर सारस पक्षी अपनी बोली से सुना सुना करके उन्हें रास्ता बता रहा है। भूमा का सारस सुना सुना कर बोले, गिरता जाता फेर मुखों से नभ में बादल बन गिरते। कवि कहता है कि उन किरण रूपी गायों के मुख से जो झाग गिर रहे हैं उनसे आकाश में बादल बनते हुए दिखाई देते हैं। बादल बनकर के उनके किरण रूपी गायों के मुख से गिरे हुए फैन अर्थात झाग वो ही बादलों के रूप में आकाश में तैर रहे हैं। किरण धेनुओं का समूह यह आया अंधकार चरता चरता, अर्थात किरण रूपी गायों का यह झुंड अंधकार रूपी घास को चरता चरता आया है। अंधकार रूपी घास को चरता चरता आया है, तो यहां पर भी इसमें रूपक अलंकार है। कौन सा है? रूपक अलंकार है। चरता चरता आगे बढ़ रहा है, भाव यह है अर्थात इसका अर्थ यह है कि सूर्य की किरणों से अंधकार दूर किया जा रहा है। किरण रूपी गायों का रखवाला यानी सूर्य आकाश रूपी आम के वृक्ष की छाया में बैठा हुआ बंशी बजा रहा। नभ की आम्र छा में, नभ की आम्र छा अर्थात आकाश, नभ यानी आकाश, आकाश रूपी आम की छाया में, आम्र की छाया में सूर्य रूपी जो उनका रखवाला है वह बैठा हुआ बंशी वादन कर रहा है। ग्वालिन सिले दूब मधुर वसुधा हंस हंस कर गले मिली, अर्थात प्रातःकाल होने पर जब किरण रूपी गायें आगे बढ़ती है तब पृथ्वी रूपी जो ग्वालिन है वह दूब लेकर के और उन गायों से हंस हंस करके गले मिल रही अर्थात उनका स्वागत कर रही है। उल्लास से उन गायों के गले लगती है। किरण रूपी गायें बहुत ही स्वर्णिम आभा वाले सींगों को चमकाकर पर्वतों से नीचे उतरती हुई चमकाकर अपने स्वर्ण सींग वे अब सैलों से उतर चली, अर्थात अपने कहने का अर्थ है कि जो स्वर्ण रूपी सींग है यानी गायों किरण का जो रंग है वो स्वर्ण जैसा होता है, तो इसलिए उन्होंने कहा है कि अपने स्वर्ण रूपी सींगों के माध्यम से अब वे पर्वतों से मैदानों की तरफ चली आई है, मैदानों की तरफ नीचे आ गई है। और अर्थात कवि कहना चाहता है कि जब प्रातःकाल के समय सूर्य की किरणें स्वर्णिम या अरुणिम आभा की होती है, कुछ काल बाद जब सूर्य पूर्ण उदय हो जाता है तब वे किरणें पीली नहीं होकर के सफेद बनकर धरती पर फैलने लगती है, धरती पर फैलने लगती है। और कवि कहता है कि श्वेत किरणें शुभ्र आकाश में दूध की तरह या शुभ्र आकाश में प्रकाश के रूप में दूध की तरह फैलने लगती है। बरस रहा आलोक दूध है खेतों खलियानों में, खेतों और खलियानों में श्वेत प्रकाश है वो दूध की तरह बह रहा है और वह प्रकाश रूपी दूध खेत खलियानों में बरस रहा है। इससे जीवन में नवीन उमंग का संचार होने लगता है, जीवन की नव किरण फूटती है, अर्थात जीवन में नवीन उमंगे नवीन परिवर्तन होते हैं। मकई के धानों में, मकई अर्थात धान के खेत लहलहाने लगते हैं, हरियाली छा जाती है। ऐसे आकर्षक वातावरण में इन गायों का रखवाला और सूर्य वो है मदमस्त अहीर, नदियों में सोमरस अर्थात अमृत दू रहा है, सरिताओं में सोम दू रहा वह है अहीर मतवाला। आकाश से बरसने वाला प्रकाश जब नदियों में बरसता है अर्थात नदियों में प्रवाहित होता है तो वह एक
दूध की तरह, अर्थात ऐसा लगता है कि इस प्रकार के या इस समय के वातावरण में नदियों के रूप में दूध बह रहा है, या प्रकाश और पानी जब दोनों मिलते हैं तो पानी का रंग दूध जैसा दिखाई देने लगता है और दूध के रूप में नदियां बह रही होती है। भाव क्या है इसका कि सूर्योदय होने पर नदियों में जो शुभ्र जलधाराएं प्रवाहमान होती है, बहने लगती है, सोमरस या अमृत की धाराएं होती है। सोमरस का अर्थ होता है, यानी हम इसको कह सकते हैं पानी, यानी पानी से तुलना की गई है। और अव्यक्त परमात्मा रूपी मत वाला अर्थात अहिर उनका दोहन कार्य कर रहा है, दू रहा है। किरण रूपी गायों के दोहन से निकला हुआ दूध नदियों की शुभ्र धाराओं के रूप में बहता है। देखिए, इसमें रूपक, उपमा और उत्प्रेक्षा अलंकार है। किरण देने में रूपक अलंकार है, किरण देने में रूपक अलंकार है, उपमा अलंकार भी है, ग्वालिन सी ले दूध, अर्थात इसमें उपमा अलंकार भी है और इसमें अनुप्रास अलंकार भी है। अनुप्रास अलंकार जैसे आप देखिए, इसमें सोमरस, सारस, सुना सुना, यहां अनुप्रास अलंकार है। भाषा खड़ी बोली है। धरती पर ग्वालिन का, प्रकाश पर दूध का, सोने पर आभा का, अर्थात किरणों पर सोने का या स्वर्ण का आरोप किया गया है। इससे उत्प्रेक्षा अलंकार भी है, उत्प्रेक्षा अलंकार भी इसमें आया है। अगली इसकी क्या कविता है, देखिए अगली कविता है इसकी विडंबना। विडंबना आप जानते ही हैं, जब हम किसी काम को अपने हिसाब से नहीं कर पाते हैं, अर्थात जब हम सोचते कुछ हैं, होता कुछ है, तो हमारे मन में एक अलग सी भावना होती है। हम सोचते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, एक विडंबना होती है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। कवि क्या कहता है कि सत्य की शोध में मैंने उस दिन अपने संपाति को भेजा। संपाति आपको पता है, संपाति एक जटायु और संपाति दो भाई थे, गिद्ध थे। ये रामायण काल की बात है, जटायु और संपाति, जिनमें से संपाति को इतना गर्व था कि वह ये चाहता था कि मैं सूर्य तक उड़ान भरूं, और जटायु जिसने सीता की रक्षा करते हुए और रावण ने जिनके पंख काट दिए थे, और संपाति उड़ता गया, उड़ता गया, उड़ता उड़ता अर्थात सूर्य से मुकाबला करने के लिए चला गया, जिससे इसके पंख जल गए और वह नीचे पृथ्वी पर गिर पड़ा। कहते हैं कि मैंने उस दिन अपने संपाति को भेजा सूर्य, और वह जाने किन आकाशों से टूट कर लौट आया। उसे विनेत्र देख मैंने कहा सत्य आग्नेय है, उसे झुलसा देख मैंने कहा सत्य तेजस है, उसे लौटे देख मैंने कहा सत्य अप्राप्य है। लोगों ने तपस्वी संपाति को नहीं, ऋषि मुझसे कहा। कवि क्या कहता है? कवि ये कहता है कि जगत की सत्ता अर्थात यथार्थ की खोज करने के लिए, सत्य की खोज करने के लिए मैंने अपने संपाति को भेजा, मैंने अपने दूत को भेजा, एक तिलस्मी पक्षी को भेजा, अर्थात संपाति यहाँ अर्थ दूत कह सकते हैं। हाँ, मैंने अपने दूत को भेजा और वह सूर्य की ओर गया और भी ब्रह्मांड में कई आकाशों से घूम करके आया और आते वक्त टूट कर लौट आया, अर्थात वह खाली हरा थका हुआ लौट आया, और मैंने उसे देखा कि वह विनेत्र था, अंधा था। यानी जब वह मेरे पास आया तो नेत्र रहित था, अर्थात ज्ञान रहित ज्योतिष देख करके मैंने कहा या मैंने सोचा कि सत्य अग्नि रूप है, अर्थात सत्य का सामना करना अग्नि के समान है। सत्य का सामना करना अग्नि के समान है। सत्य अग्नि की तरह तेजस होता है, सत्य आग्नेय होता है। उसे झुलसा देख मैंने कहा सत्य तेजस है, अर्थात सत्य बहुत तेज होता है। सत्य से व्यक्ति झुलस जाता है। सत्य की खोज में गया हुआ व्यक्ति, उसे बहुत सारे संघर्षों का सामना करना पड़ता है। उसे लौटे देख मैंने कहा सत्य अप्राप्य है, और हर कोई व्यक्ति सत्य की खोज में नहीं कर सकता। हर एक व्यक्ति सत्य की खोज में नहीं करता, अर्थात
जगत की वास्तविकता सता या आग्नेय या अग्नि तत्व है। कवि कहता है कि उसे झूल से देख, मैंने कहा सत्य तेजस है। यानी कई आकाशों का चक्कर लगाकर जब वो संपाति झुलसा हुआ आया तो मैंने मन ही मन निर्णय लेकर के कहा कि सत्य परम तेजस स्वरूप है, सदा तेजो में है, और परम सत्य की प्राप्ति वह व्यक्ति नहीं कर सकता, कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता। अर्थात सत्य सर्वथा अलभ्य और अज्ञात है। सत्य अप्राप्य होता है, जिसे प्राप्त नहीं कर सकता। और आगे कवि कहता है कि तब यथार्थ का उद्घाटन करने से लोगों ने संपाति को तपस्वी नहीं कहा। अर्थात उसने सत्य का ज्ञान करने के लिए, सत्य की खोज करने के लिए तपस्या की, अर्थात सत्य की खोज में निकला, लेकिन वह सत्य का ज्ञान नहीं कर पाया। और मैंने कहा कि सत्य अप्राप्य है, सत्य तेजस है, सत्य आग्नेय है। लोगों ने संपाति को नहीं, मुझसे ऋषि कहा। अर्थात मुझे ऋषि मान लिया और दिव्य ज्ञान वाला मुनि बताया। कहने का अर्थ यह है कि व्यक्ति को ईश्वरीय दृष्टि या दिव्य दृष्टि जो है, वह व्यक्ति इस पृथ्वी से, इलोक से भी समझ सकता है, जान सकता है। यानी इस सृष्टि से अलग अपनी जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी से अलग सत्य को जानने की कोई जगह नहीं है। सत्य का जो रूप है वो हम इस पृथ्वी पर ही प्राप्त कर सकते हैं, पृथ्वी पर ही उसके दर्शन कर सकते हैं। ये था सत्य। अगली इनकी कविता है एक बोध। इसमें देखिए कवि क्या कहता है, अब मिहिर सिर आ गया। मिहिर कहते हैं सूर्य को। अब मिहिर सिर आ गया, तपने लगी यह रेत, रह गए पीछे जिनके कुंतलों की छाव में हुआ सूर्योदय हमारा। बहुत कुछ छूटा और टूटा भी, हम असंगी स्मरण बेसा के सहारे चले रहे। रेत के पद चिन्ह क्या, ये ही हमारे लिए अनुधावित रहे। अनुधावित मतलब अनुगमन करना। इनकी मैत्री क्या, अब हमारे उर्स छूटे विगत, विगत यानी पीछे की, अतीत। विगत के बीच संबंध तो यह है कि हम प्रव्रजावसित हो गए। प्रव्रजावसित क्या है? प्रव्रजावसित का अर्थ होता है सन्यासी होकर के भी ग्रस्त जैसा जीवन जीना, ग्रस्त जैसा रहना। ऋतु अभिषेक सिर पर झेलते, अभिषेक यानी अभिनंदन करना। बाल पर संकोच रेखा व्यवस्थाएं कंठ में, अनागत यात्रा समुख तवे सी चल रही। हम आयु के अश्वत्थ निकले, अश्वत्थ वैसे पीपल वृक्ष को भी कहते हैं। अपनी छां भी स्वीकार है जिसको नहीं, अपनी छां भी स्वीकार जिसको है नहीं। अर्थात कवि क्या कहना चाहता है, देखिए कवि कहता है कि सूर्य सिर पर आ गया है और दोपहर हो रही है, जिससे पृथ्वी की रेत तपने लग गई है। वह समय पीछे छूट गया है जिनके केशों की छाया में हमारा सूर्य उदय हुआ था। वह समय पीछे छूट गया था, दोपहर का समय हो गया है। जिनके केशों की छाया में हमारा सूर्योदय हुआ था, वह समय पीछे रह गया है। अर्थात वर्तमान जो व्यवस्थाएं हैं, पूंजीवादी व्यवस्था के कारण समस्याओं की जुलस बढ़ गई है, और इस समकालीन जीवन को देख करके व्यक्ति को अपनी पुरानी सभ्यता और संस्कृति का स्मरण हो आता है। कवि कहता है कि वर्तमान में जो पूंजीवादी व्यवस्था है, पूंजीवादी व्यवस्था की त्रासदी को देख करके और व्यक्ति दुखी हो जाता है और अतीत को याद करने लग जाता है। तब कहता है कि हमारे अतीत में बहुत कुछ छूटा और टूटा भी। कवि कहता है कि इस तपिश भरे वातावरण में हमसे बहुत कुछ छूट गया, हमसे बहुत कुछ छूट गया और बहुत कुछ नष्ट भी हो गया, बहुत कुछ नष्ट भी हो गया। अब इन समकालीन समस्याओं से हम अकेले ही जूझ रहे हैं और पिछली सभ्यताएं और संस्कृति को अच्छी मानने से उसका ही बार बार स्मरण कर रहे हैं, बार बार स्मरण कर रहे हैं, अपना जीवन यापन कर रहे हैं। अर्थात उन्हीं के सहारे चलने का प्रयास। हम असंगी स्मरण बेसा के सहारे चल रहे हैं, अर्थात हम पुरानी सभ्यताओं को याद करके और उन्हीं के सहारे चलने का प्रयास कर रहे हैं।
कवि आगे कहता है कि रेत के पद चिन्ह क्या, रेत के पद चिन्ह क्या, यही हमारे लिए अनुधावित रहे। कवि कहता है कि समकालीन पूंजीवादी समस्याओं की झुलस और उस पर जो हमारे पैर के निशान थे वो कैसे टिक सकते हैं, पुरानी मान्यताएं कैसे टिक सकती है, और इनकी वर्तमान मान्यताओं से मैत्री भी क्या है। अर्थात समस्याएं सदा रहती है और सदा पिछलग्गू की तरह परेशानी करती है, फिर इनसे आधुनिक मानव कैसे मैत्री कर सकता है, इनकी मैत्री क्या, उनसे क्या मित्रता कर सकता है, कैसे इनसे समझौता कर पाता है। अब हमारे वर्तमान कालीन समस्या क्रांत परिवेश और प्राचीन मान्यताओं, परंपराओं और संस्कारों के मध्य जो कोई संबंध रह गया है वह केवल अटकाव वाला है। अब हमारे और उस छूटे विगत के बीच संबंध है तो ये हम प्रवर्जावसित हो गए हैं, हम उस व्यक्ति की तरह हो गए हैं जो सन्यासी होकर ग्रस्त भी है, अर्थात पुरानी मान्यताओं को भी नहीं छोड़ पा रहा है और वर्तमान जो नवीन मान्यताएं हैं उनको भी नहीं अपना पा रहा है, अर्थात दोनों के बीच में झूल रहा है। ऋतु अभिषेक सिर पर झेलते, कवि कहता है कि आधुनिक मानव समय की गति के अनुसार जो नई नई समस्याएं सिर पर आ पड़ती है, ऋतु अभिषेक सिर पर झेलते नई नई समस्याएं जो सिर पर आ पड़ती है उनको झेलता है और उन्हें झेलने के लिए वो विवश हो गया है। बाल पर संकोच रेखा विवशताएं कंठ में, और उन समस्याओं की वजह से उनके ललाट पर उनके संकोच की रेखा या विवशताओं की रेखा स्पष्ट देखी जा सकती है। अर्थात व्यक्ति है वो उस विवशता, उसके कंठ में विरोध करने का स्वर भी नहीं है, यानी संकोचवश उन मान्यताओं का विरोध भी नहीं कर पा रहा है, विरोध स्वर में कुछ कह नहीं पा रहा है। अनागत यात्रा सम्मुख तवे से जल रही, आधुनिक मानव अज्ञात यानी अज्ञात यात्रा या जीवन की अज्ञात समस्याओं के कारण वह तवे किसी गर्मी अर्थात संतप्त अवस्था झेल रहा है, संतप्त अवस्था में जी रहा है। एक और आज मानव अपने प्राचीन आदर्शों और नैतिक मूल्यों की छाया भी स्वीकार नहीं कर पा रहा है। हम आयु के अस्वथ अपनी छां भी स्वीकार जिसको है नहीं, अर्थात हम प्राचीन मूल्यों को भी सहन नहीं कर पा रहे हैं, स्वीकार नहीं कर रहे हैं और प्राचीन मूल्यों और संस्कारों को छोड़ भी नहीं कह रहे हैं। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि हम यूं कहें कि भारतीय संस्कृति है, तो भारतीय संस्कृति में क्या कितना परिवर्तन हो गया है, आज भारतीय संस्कृति कितनी बच गई है, उसके बारे में यदि हम नवीन भारतीय संस्कृति का अध्ययन करें तो नवीन भारतीय संस्कृति और प्राचीन भारतीय संस्कृति में जमीन आसमान का अंतर आ गया है। तब कवि क्या कहता है कि स्वयं को पीपल वृक्ष अर्थात प्राचीन संस्कारों और मान्यताओं का प्रतीक मान रहा है। ऐसी भटकाव की स्थिति में आधुनिक मानव अति संत्रस्त है, अति दुखी है, अर्थात पीपल के पेड़ की तरह है व्यक्ति जो कि कभी पूजनीय था, अर्थात प्राचीन सभ्यताएं जो है वो कभी पूजनीय हुआ करती थी, उन सभ्यताओं और संस्कृतियों को भी नहीं मान पा रहा है, उन आदर्शों को भी नहीं मान पा रहा है और वर्तमान आदर्शों को अर्थात आधुनिकता को, या हम ये कह सकते हैं कि पश्चिमीकरण की सभ्यता जो है उसे अपनाने में भी संकोच कर रहा है। मनुष्य कहता है कि हम भारतवासी हैं, हमारी भारतीय संस्कृति बहुत पुरानी है, बहुत आदर्श है, भारतीय संस्कृति को छोड़ करके हम वेस्टर्नाइजेशन को नहीं अपनाएंगे, लेकिन भारतीय संस्कृति के मात्र चिन्ह शेष रह गए हैं। भारतीय संस्कृति भी आज छिन्न भिन्न होती हुई नजर आ रही है। देखिए इसमें जैसे ऋत अभिषेक नाम लिखा हुआ है, अनागत यात्रा है, तवेशी है, अश्वत्थ है, ये प्रतीक है। ऋत अभिषेक ये नई समस्याएं जो है समकालीन परिवेश का उन्होंने बोध कराने का प्रयास किया है। ये थी नरेश मेहता की कविताएं, 3 कविताएं, किरण धैन में, विडंबना और एक मौत। आप अच्छी तरह से इनको याद करें, 1 बार 2 बार 3 बार इसे अच्छी तरह से पढ़ें। पढ़ने के पश्चात मैं उम्मीद करता हूं कि आप अच्छी तरह से याद कर पाएंगे, याद हो भी जाएगी। इसलिए उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि ये कविता और इसका साहित्यिक परिचय आपको अच्छा लगा होगा, आपकी समझ में आया होगा। निश्चित रूप से ये खड़ी बोली की कविता है,
तो इसमें आप अपने हिसाब से भी इसका अर्थ है वो लिख सकते हैं। इनका उद्देश्य वो होना चाहिए जो कवि क्या कहना चाहता है, मेन बात यह है। तो आप अच्छी तरह से इनको याद करें, 1 बार 2 बार 3 बार अच्छी तरह से पढ़ें। तब तक के लिए आगे के वीडियो के इंतजार में। जय हिंद, जय भारत।